अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एफ10 के साथ मैं हूं ज़ीनत सरफराज। कैसे हैं फैसलाबाद आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सुबह का आगाज बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा। अल्लाह करे कि आने वाली हर दिन और हर सुबह जो है वो आपके लिए ढेरों ढेर आसानियाँ, खुशियाँ और कामयाबियाँ समेटे आए, क्योंकि अगर दिन का आगाज बहुत एनर्जेटिक तरीके से हो तो बाकी का पूरा दिन भी बहुत ही खूबसूरती से गुजर जाता है। और अगर आप अपनी सुबह का आगाज गुजरे हुए कल के टूटे हुए टुकड़ों को लेकर करते हैं तो यकीन जानिए कि आप हमेशा जो है वो तकलीफ में और रंज में रहते हैं। कभी भी माजी की गलतियों को जो है वो हाल में नहीं लाना चाहिए। उन गलतियों से सीखकर अपने हाल को बेहतर और अपने मुस्तकबिल को बेहतरीन बनाना चाहिए। तभी आप एक कामयाब जिंदगी को गुजार सकते हैं। और कामयाबी से जीने का जो सबसे बड़ा एक मैं कहती हूँ कि कुंजी है, एक सबसे बड़ी की है, वो आपकी इंटरनली पीस और आपकी खुशी है। अपनी जात का ख्याल रखें, अपने आप से मोहब्बत करें, फिर देखिएगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत और हसीन हो जाती है। और दूसरों की जिंदगी को हसीन बनाने का भी फॉर्मूला यही है कि आप जो है जब खुश होते हैं, जब आपका मूड अच्छा होता है, जब आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो आप दूसरों को बहुत ज्यादा खुश रख सकते हैं। और अगर कहीं पे कुछ गलती हो जाती है तो उस पे जो है वो हमेशा पछताने की बजाय जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और अगर कोई थोड़ा बहुत जिंदगी में कोई परेशानी है तो ऐसे लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त बिताइए। ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने की कोशिश करें जो आपके लिए बहुत ज्यादा राहत का, सुकून का और खुशी का बायस बनते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा होता है, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा मीडियम होता है आपके रिलीफ का। तो कोशिश करें कि अगर मुश्किल हालात हैं तो कम्युनिकेट करें ऐसे लोगों के साथ जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपका ख्याल रखते हैं। और आप अगर किसी दूसरे को देखते हैं परेशानी में तो उसकी परेशानी को दूर करने के लिए आसानियां पैदा करने का बायस बने, क्योंकि नफरतें बहुत ज्यादा हैं, मोहब्बतें बहुत कम हैं। तो कोशिश करें कि मोहब्बत को और पीस को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें और अपनी जिंदगी को बहुत ही खुशगवार कर लें। और माशरे की बेहतरी के लिए जितना कुछ हो सकता है वो करें। जब माशरे की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा हमारी कोशिश ये होती है कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स की जाएं जो आपके आने वाले कल को बेहतर बना सके। और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, जब भी हमारे पास कुछ पैसे होते हैं, खवातीन जो है वो ज्वेलरी करती हैं और ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर देती हैं, डिफरेंट तरह के काम करती हैं। लेकिन मर्द हजरात की कोशिश होती है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाए। प्रॉपर्टी को जो है वो एक सरमाए के तौर पर समझा जाता है और बहुत ज्यादा सेविंग का भी उसे जो है वो कंसीडर किया जाता है। प्रॉपर्टी के हवाले से अगर बात करें तो आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी रेट्स हैं और प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बढ़ रही है, अगर इन तमाम सूरत हाल पर अपडेट करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है तनवीर हुसैन तारड़ हैं, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट एंड एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। साथ ही साथ इसी मौजूद पर बात करने के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जहांगीर अशरफ, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हालात बहुत उतार चढ़ाव का शिकार है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, जहां पे एक वक्त में लोग अपने सेविंग का और इन्वेस्टमेंट का जो जरिया है वो समझते थे कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाए तो सेविंग हो जाती है। लेकिन प्रॉपर्टी की जो रेट्स हैं वो तो आसमान से बातें कर रहे हैं। क्या पूरी सूरत हाल है प्रॉपर्टी के हवाले से, क्या अपडेट्स हैं? एक्चुअली अगर ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान में पिछले 2-1 साल से जो है वो ये अप एंड डाउन इतने ज़्यादा हुए हैं। डॉलर रेट कहाँ तक चला गया इसमें, इस वजह से जो है और भी मायशत हमारी जो है वो तकरीबन ओवरऑल हम डिफ़ॉल्ट करते करते जो है वो बचे हैं। तो इस हवाले से जो भी जितने भी कारोबार हैं ज़िंदगी के वो सारे के सारे ही रुक गए हैं। क्योंकि सबसे पहले तो इंसान का पेट है ना जी, जब वो उसी जो है वो ठीक से घर का जो है किचन ही नहीं चलेगा तो फिर सेविंग किसी ने क्या करनी है। और उसी हवाले से जो प्रॉपर्टी है आजकल जो है उसके रेट्स तो आसमान को जो है वो बातें कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे उसमें जो पहले आम बंदे के लिए जो था कि आसानी से कोई ना छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर ली, थोड़े बहुत पैसे हुए तो चलो कुछ ना कुछ खरीद लिया, तो वो अब गवर्नमेंट ने भी इतना उसको मुश्किल कर दिया है कि जो उसमें टैक्सेस हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जो एक्चुअल प्रॉपर्टी की प्राइस हैं उनसे जो है वो ज़्यादा जो है गवर्नमेंट टैक्सेस जो है वो कलेक्ट कर रही है। इसमें FBR की मद में और ये दूसरे जो है लोकल गवर्नमेंट के चार्जेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि कोई बंदा बेचारा अगर सोचता तो है, हर बंदे का ख्वाब है कि घर जो है उसका जो छत अपनी होनी चाहिए कम से कम, लेकिन जो है ना ये इन हालात में बड़ा मुश्किल हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट भी जो है वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही, जिस वजह से जो है ये मसाइल डे बाय डे जो है आगे मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से तनवीर साहब बात कर रहे हैं कि घर बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है, जहांगीर आप क्या समझते हैं मौजूदा हालात में जहाँ पे इसे एक सेविंग का जरिया समझा जाता था, अब क्या इसे सेविंग के तौर पर लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें? क्योंकि अभी जो हम देखते हैं कि शायद उतनी अमाउंट नहीं है जितना कि प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ गए हैं और बढ़ती हुई जो ये सूरत हाल
चाल है रेट्स की, लोगों की जिंदगियों में कितना अमल दखल, उनकी जिंदगी को कितना मुतासर कर रही है, जाती घर के ख्वाब को कितना मुश्किल बना रही है? अच्छा जीनत, अगर देखें आप तो पिछले कुछ 10-15 साल पहले चले जाए ना, तो रेट्स इतने ज़्यादा नहीं होते थे, और जिसको ज़रूरत होती थी वो सिर्फ प्लॉट ख़रीदता था और अपने घर के लिए, अपनी दुकान के लिए या किसी कारोबार के पर्पज़ के लिए। लेकिन कुछ अरसा से ये ट्रेंड इतना ज़्यादा अरूज पकड़ गया है कि अब लोगों ने अपना बिजनेस छोड़ के इन्वेस्टमेंट उठा के सारी प्रॉपर्टी में डाल दी है। जिसने मिल लगानी थी वो मिल लगाने की बजाय एक हाउसिंग कॉलोनी काट रहा है, ठीक है। तो सारा पैसा आके स्टक हो गया इस वक्त आपकी सारी हाउसिंग कॉलोनीज पे, सारे प्लॉट्स पे, और जो प्लॉट चंद हजार रुपए का था वो लाखों और करोड़ों में चला गया। मतलब पहले बहुत आसानी से आपको 15-20 लाख में प्लॉट मिल जाता था, लेकिन अब वही प्लॉट की कीमत करोड़ या उससे भी ऊपर जा चुकी है, क्योंकि इतने का एक मरला हो चुका है। 15 लाख 10 लाख जी। अब इसका नुकसान क्या हुआ कि एक आम जो शहरी और आम एक जो लोग हैं उनकी पहुंच से बहुत दूर हो गया। जो पहले ही हैंड टू माउथ हैं, अपना किचन बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं अपनी। अब पहले होता था कि आप वो इश्तिहार आते होते थे कि 3,000-5,000 की किस्त में आप आहिस्ता आहिस्ता अपना प्लॉट बना लेते थे, प्लॉट बना सकते। अब जो किस्तों वाला मामला भी है ना, वो भी बहुत इतना महंगा हो चुका है कि बंदा या तो अपनी तनख्वाह किस्त में दे या घर का किचन चलाए। तो घर का किचन ही चलाना है, वो मतलब 25-30 हज़ार की माहाना इंस्टॉलमेंट हर बंदा मिनिमम है ये, उससे ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। आजकल के दौर में प्लॉट इससे कम में महाना किस्त पे भी नहीं मिलेगा। ऐसा ही तो पहले 4-5 हज़ार या 3 हज़ार पे भी शुरू हो जाता था। तो इस वजह से अब प्रॉपर्टी, एक तो दूसरा जो गवर्नमेंट का इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट के टैक्सेस इतने हो चुके हैं कि पहले अगर मैंने इनको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है तो मुझे टैक्स नहीं था। इनको टैक्स देना पड़ता था। अब है मैंने भी टैक्स देना, इन्होंने भी देना है। मतलब दोनों तरफ से टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सही। तो अब बेचने वाला भी डर रहा है कि मैं बेचूंगा तो मुझे भी पैसे देने पड़ेंगे, और खरीदने वाले को तो पहले भी देने पड़ेंगे। ठीक है। और रेट्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि सही बात है कि अगर उसकी असल, फॉर एग्जाम्पल आपका अगर 1 करोड़ का प्लॉट आप ले रहे हैं तो उसमें आपको कई लाख रुपया टैक्स की मद में, रजिस्ट्री करवाने की मद में, ट्रांसफर करवाने की मद में लग जाएगा। तो ये इतना मुश्किल और होता जा रहा है, क्योंकि इसमें मेरा ख्याल है कि वही बात है कि पैसा इतना इन्वेस्ट हो गया कि गवर्नमेंट को भी लगा कि यार ये इतना पैसा कहाँ से आ गया। अब देखें फैसलाबाद में जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं, मतलब सितारा ग्रुप है, मैं कहता हूँ फैक्ट्रियां लगाने की बजाय प्रॉपर्टी में आ गए। तो आप फैक्ट्री लगाते हैं ना तो 1,000 लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप एक कॉलोनी काटते हैं तो उसमें 1,000 बंदे को रोजगार नहीं मिलना। वो आपने मखसूस लोगों को प्रॉफिट दिलवाना है, और वहां कुछ लोग प्लाट लेके फंस भी जाते हैं। बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज होती हैं वो सिर्फ इन्वेस्टर को फायदा दे जाती हैं, और आम लोग 1-2 प्लाट लेने वाले वो उसमें फंस के रह जाते हैं, और कई साल उसको रुकना पड़ता है और स्टे करना पड़ता है, और बाद में वो देखता है कि मैंने तो इन्वेस्टमेंट की थी कि मुझे 6 माह साल बाद इसके प्रॉफिट आएगा। लेकिन 6 माह साल बाद वहीं की वहीं होती है ना, डेवलपमेंट वहां पूरी हुई होती है ना, उसके रेट बड़े होते हैं, तो वो बंदा कहता है पूरे में वापस ले ले। तो इस तरह से ये बैलेंस नहीं है प्रॉपर्टी के कारोबार में। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है और कुछ लोग इसमें नुकसान में जा रहे हैं। प्लॉट लेने के बावजूद वो 6 माह साल बाद वो उसको औने पौने बेचने पे मजबूर भी होते हैं। हाँ, और सर आप कितना इस चीज से मुतफिक हैं कि हाउसिंग सोसाइटीज ने जो है वो प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि हम देखते थे कि आम अगर शहर के बाकी इलाकों की बात की जाए तो वहां पे कदरे बेहतर प्रॉपर्टी रेट्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन अभी तो वहां पे भी जो रेट्स हैं वो बड़े हाई हैं। और इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है कि जो इतनी स्पीडअपली जो है ना वो हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। तो हाउसिंग सोसाइटीज ने कितना जो है वो इसमें किरदार अदा किया है? जी, इसमें ये सारा किरदार ही हाउसिंग सोसाइटीज का है, और ये रेट्स जो इतने ज़्यादा अप हुए हैं ये सारे जो है इसमें मैं ये समझता हूँ ये महारत जो है ये कानूनी डेवलपर्स की तो बिल्कुल है, लेकिन उसमें यह है ना कि उसमें प्रॉब्लम्स ये हो गई ना कि अब ज़मीन जो है जो ख़रीदनी है वो भी इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, और उस पर टैक्सेस, और ख़ास तौर पे जो इदारे हैं, इदारों के अब जो गैस का अगर ले लें, बिजली ले लें, वासा का वो कर लें, तो ये इतने ज़्यादा चार्जेस इनके हो गए हैं, महंगा ही इतना ज़्यादा हो गया है कि आम जो कोई भी डेवलपर्स जो है वो उसको मैनेज ही नहीं कर पाता। ठीक है ना, जैसे भाई ने भी बात की कि जो इसको इंडस्ट्री की बजाय लोग जो है प्रॉपर्टी के काम में आ गए, तो आए तो इसी वजह से है ना कि इसमें चांस ज़्यादा है, इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करने से कुछ ना कुछ हासिल हो जाता है और अच्छी अर्निंग है,
तो जो है वो जब वो आएगा तो उसकी वो जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है उस पे वो अपनी अर्निंग निकाल के फिर ही उसके रेट्स मैनेज होंगे ना जी। तो जब वो इतना ज्यादा डेवलपमेंट ही आपकी इतनी महंगी हो जानी है, और गैस बिजली वाला और वापडा का भी, और इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो है ना जी, ये जो पंजाब गवर्नमेंट का है अथॉरिटीज हैं, जैसे FDA है जी। इनकी वजह से भी जो है ये सारे मसाइल बड़े बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि डायरेक्टली जो है आप कोई भी डेवलपमेंट जो है किसी भी एरिया की इनके जो अप्रूवल के बगैर ना तो आपको बिजली मिलती है, ना गैस मिलती है, ना ही वासा का कोई काम होता है। तो उसमें ये है, तो एक लिहाज से जो था वो कस्टमर के लिए तो ज्यादा बेस्ट था कि इनको वॉच आउट करते हैं कि ताकि जो सोसाइटीज वाले हैं वो मुकम्मल डेवलपमेंट दें। जो मुश्किलात बड़ी ही बड़ी वो बड़ी, और इस कारोबार को चलाने वालों के लिए अब के दौर में कितनी ज्यादा मुश्किलात और कितनी आसानियां हैं ये जाने के। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और बढ़ती हुई जिस तरह से जिद्दतें हैं, जिस तरह से महंगाई है पाकिस्तान की, अगर स्पेशली बात की जाए तो बड़ा मुश्किल हो गया अपने घर का चूल्हा चलाना। तो ऐसे में लोगों के पास तो पहले तो सेविंग के नाम थे, अब मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा सरमाया होता नहीं है कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन अगर लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या आज भी प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है उतना ही ज़्यादा फ्रूटफुल है या नहीं, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। जहांगीर, आप क्या समझते हैं कि आज भी जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है उसमें उतना ज्यादा चार्म, उतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं प्रॉपर्टी के बिजनेस करने वालों के लिए भी? अच्छा, मैं जाती तौर पे ना इसको बिजनेस कहने के खिलाफ हूं, और मैं कहता हूं हुकूमत की तरफ से पाबंदी होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी बिजनेस नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस वजह से महंगी हुई है। वो क्यों महंगी हुई है? और बिजनेस क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा, पहले तो ये मुझे बताएं। क्यों महंगी हुई है? हाँ। कि एक प्रॉपर्टी डीलर ने आपको कहना ये प्लॉट आज 5 लाख का है, आप ले लो, कल को 6 लाख का हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसने 6 लाख का साल के बाद बिकवा देना है। उसके बाद उसी 6 लाख के प्लॉट को उसने कहना 10 लाख का हो गया, उस पर बना कुछ नहीं है, वहीं का वहीं पड़ा है प्लॉट। वो प्रॉपर्टी डीलर ने उसको 5 लाख से 10 लाख पे पहुंचा दिया। अच्छा, इसलिए बिजनेस नहीं होना चाहिए कि जो ले उसको बनाए, और जो नहीं बनाएगा उस पे टैक्सेस ऐसे होने चाहिए जैसे FDA में या गवर्नमेंट की कॉलोनी में होता है। अगर आपने प्लॉट लिया है तो इतने साल खाली रखने के बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ। तो FDA में ये लॉ है कि आपने अगर 3 साल में उसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया प्लॉट को तो आपको इजाफी टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको एज अ प्रॉफिट के लिए यूज करें। आपने वो तो उन्होंने बनाई थी FDA कि आप लोग रहे यहाँ पर आकर, लेकिन लोगों ने अगर उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए बाउंड कर दिया, ठीक है, कोई और गरीब या कोई और मुतवसत उसको नहीं खरीद सकता, और आपने रेट 1 साल बाद बढ़ा दिया, तो फिर इसका मतलब है कि आप ये भी नाजायज मुनाफाखोरी है। मैं जाती तौर पे इसको समझता हूं। और जैसे कि ब्रेक से पहले तनवीर साहब बोल रहे थे कि FDA की जानिब से जो है वो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो आप उस चीज से एग्री करते हैं? अच्छा, ये फेलियर ही है ना FDA का कि उसने अभी तक अपने ही इस कानून पर अमल दरामद नहीं करवाई। आधे से ज्यादा, मैं समझता हूँ 80% से ज्यादा प्लॉट खाली पड़े हैं अभी तक, और इसको कोई 2-4 साल नहीं हो गए, इसको कई साल हो चुके, मेरे ख्याल 1 दहाई से ज्यादा हो गया। तो अगर गवर्नमेंट अपने ही रूल पर अमल दरामद नहीं करवा सकी कि 3 साल के बाद जिसने कंस्ट्रक्शन नहीं की उसको जुर्माने करे बारी, और वो मजबूर हो कि वहां पर कंस्ट्रक्शन करे, तो अभी तक वो 80% खाली ना पड़ी होती, बल्कि 80% से भी ज्यादा वो खाली पड़ी है FDA। तो आबाद करना उसको वो अलग इशू है, लेकिन उसके हर साल रेट बढ़ाई जाना, इसको लेके इसको बेच दिया, इसको लेके इसको बेच दिया, कि वहां पर ना तो कोई कंस्ट्रक्शन हुई है, ना वहां पे कोई घर बना है, ना तमाम फैसिलिटीज वहां पर मौजूद है। उसके बावजूद ये बिजनेस की वजह से ही हर साल रेट बढ़ रहे हैं, और अभी उसके रेट जो जितने में पूरा एक प्लॉट मिल जाता था उतने का एक मरला हो चुका है। तो अब आम बंदे की पहुंच से बाहर इसीलिए है कि प्रॉपर्टी बिजनेस बन चुका है, और इससे पहले ऐसा नहीं था। देहात में, गाँव में, शहरों में लोग किसी को घर बनाने के लिए वैसे ही जमीन दे देते थे कि ये खाली पड़ी, यहाँ पे घर बना लो। हाँ। माजी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास उस जगह की भी रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन वहां पे बैठे हैं अपने घर बना के कब्जा करके, ठीक है। और बाद में कई दफा ऐसी खबरें भी आती है कि गवर्नमेंट ने ऑपरेशन किया तो लोगों के पास ना कोई रिकॉर्ड है ना कुछ है, लेकिन वो 50 साल से वहां बैठे हुए हैं, क्योंकि माजी में ये बिजनेस नहीं था, प्रॉपर्टी लैंड का बिजनेस नहीं था। अच्छा। अब जब से ये बिजनेस आया है तो लोगों के लिए मुश्किल हो गया अपना घर बनाना और अपनी प्रॉपर्टी खरीदना। और प्रॉपर्टी देखिए, एक घर बनाना ना, आपने 10 घर तो नहीं बनाने ना अपने रहने के लिए। तो जब से ये प्रॉपर्टी को बिजनेस में लेके आए हैं तो एक बंदे ने 10 घर बना लिए, लेकिन वो 9 बंदे जिन्होंने वो बाकी प्लॉट खरीदने थे, मैं समझता हूँ वो महरूम हो गए हैं, क्योंकि उसको इतना महंगा कर दिया गया है कि एक आम कॉस्ट से वो बाहर हो गया है।
और इसीलिए बाकी लोग महरूम होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और जो इसमें आके अपना टाइकॉन बनते जा रहे हैं वो अपना पैसा मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। इसकी बजाय बिजनेस वही होना चाहिए जिसमें दूसरे लोगों को रोजगार मिले, इस मुल्क को रेवेन्यू मिले। देखिए प्रॉपर्टी से इस मुल्क को बाहर से रेवेन्यू नहीं आ रहा। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कोई फैक्ट्री लगाएंगे, अपना इवन गारमेंट्स, देखिए टेक्सटाइल सिटी है ना हमारी जी, तो बांग्लादेश में 4000 टेक्सटाइल यूनिट है और हमारे फैसलाबाद में या पाकिस्तान में 1000 यूनिट है। हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं टेक्सटाइल में, तो हमें टेक्सटाइल के यूनिट क्यों नहीं लगाने चाहिए नई कॉलोनियां काटने की बजाय, अगर ताकि ज्यादा से ज्यादा जो वो एम्प्लॉयमेंट बढ़े, हम जो बेरोजगारी को है कंट्रोल कर बाहर सकें, बेचेंगे डॉलर आएंगे और एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हमारी इंपोर्ट ऑटोमेटिकली जो है वो कंट्रोल में आएगी। सरमाया का टुकड़ा तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ठीक है, वही बात है कि वहां से उठाया इंडस्ट्री लगी होगी, वहां पर हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और उससे जो इंपोर्ट का पैसा आएगा ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मद में, तो वो आपके मुल्क को खुशहाल बनाएगा। ये प्रॉपर्टीज का बिजनेस खुशहाल नहीं बनाएगा। क्योंकि हमारे आम फहम यही ख्याल किया जाता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, एक अच्छी सरमायाकारी है और इससे आप कर सकते हो। उससे वही चीज़ है कि हर साल जब वो प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ते रहेंगे तो वो सिर्फ एक बंदे को फायदा होता है, हालांकि अगर इंडस्ट्री लगाई जाए तो उससे कई हजार लोगों को जो है वो फायदा हो सकता है। सर यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो लोग बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि एक दूसरे को डिच भी करते हैं, धोखाधड़ी भी होती है, तो इस तरह के माफियाज को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें एफडीए का क्या कितना किरदार है? जी मैं पहले तो जो है बात को ये जो हो रही थी कि इसको इंडस्ट्री नहीं होना चाहिए, चले वो एक हद तक ठीक बात है, लेकिन मसला ये है ना कि जो पिछले ये समझ लें कि एक बाप के 4 बेटे हैं, उसके पास वो 5 मरले की जगह है, तो जाहिर है अल्टरनेट उसको कोई ना कोई घर चाहिए, कोई ना कोई उसके लिए प्रॉपरली वो चाहिए। लेकिन इसमें गवर्नमेंट का जो है वो वैसे ही रोल है, क्योंकि ये जो अदारे होते हैं वो माँ का रोल अदा करते हैं। उनको ये इसके लिए जो है पब्लिक के लिए कोई ना कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है बनाने चाहिए और उसमें जो है आसान अकसात पे, जैसे पहले एफडीए का भाई ने जिक्र किया जहांगीर भाई ने, तो वो एफडीए वाली जो सोसाइटी है बजाय इनके कि उन लोगों को दे दें जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए की है, तो वो उनसे वापस भी जो है उनकी अलाटमेंट कैंसिल हो और उन लोगों को मिलनी चाहिए जिनके पास घर नहीं है। इस हवाले से तो ये बिल्कुल ठीक है। तो बाकी जो प्रॉपर्टी का वो है, इसमें अभी जो पहले वाला सिस्टम था वो तो अब खैर नहीं है जी, क्योंकि इसमें टैक्सेस का जो है इन्वॉल्वमेंट वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब जो प्रॉपर्टी जिसने इन्वेस्टमेंट के लिए लेनी है वो टैक्सेस ही उसके पास इतने भारी वो हो जाएंगे कि जो उसका प्रॉफिट है बिलफर्ज वो 5 लाख की जो प्रॉपर्टी ली थी 6 लाख की बिकनी है, वो 6.25 लाख 6.5 लाख रुपए में तो उसको घर पड़ेगी। तो डेफिनेट उसमें जो है बड़ा बुरा असर पड़ा है इस कारोबार को भी। खैर काफ़ी अभी तो तकरीबन ये समझ लें कि ना होने के बराबर है। तो जो लोगों की मजबूरी है, जिनके पास घर नहीं है या जो कोई छत नहीं है, तो उनके लिए तो फिर वो है प्रॉब्लम, उन्होंने तो लेना ही लेना है। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है लोगों ने काफ़ी सारा इसमें जो है वो पैसे इन्वेस्ट करना नहीं जो है ना वो कम किए हुए हैं, क्योंकि कुछ बैंक्स के रेट्स भी जो है वो ज़्यादा हो गए हैं, तो लोग अब जो है ना वापस दोबारा बैंक की तरफ आ रहे हैं, प्रॉपर्टी से हटते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और सर जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सरमाया बड़ा लिमिटेड सा रह गया, तो जब लोग इन्वेस्ट करें तो उस टाइम पे प्रॉपर्टी को लेते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आप जो है वो किसी भी तरह के फ्रॉड से या धोखे से बच सकें? लेकिन ये एक तो इसमें तो सबसे पहले तो ये है कि प्रॉपर्टी का प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए कि ये है किसकी मलकियत है जिससे आप ले रहे हैं, कि कम वो बंदा भी दुनिया में है या नहीं है। तो इस तरह के फ्रॉड्स जो हैं ये ख़ास तौर पे जो लोकल काम करने वाले हैं जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह हैं, वो इसमें अहम किरदार अदा करते हैं जब वो लोगों के साथ फ्रॉड्स होते हैं। इसमें जो है सबसे पहले तो उसकी मलकियत का जो है वो चेक करना चाहिए, उसकी रजिस्ट्री चेक करना चाहिए, और रजिस्ट्री के होने के बावजूद जो आपका इंतकाल का अंदराज होता है कि पिछले मालिक से जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होके जिससे आप ख़रीद रहे हैं उसके नाम पे ट्रांसफ़र भी हुई है या नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ें जो है उनको मद्देनज़र रख के फिर ही किसी से कुछ चीज़ लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जारी बात है कि आपका इतनी सी इन्वेस्टमेंट है, अगर आपका सरमाया डूब जाएगा तो फिर आप वही है कि हाथ मलते रह जाएंगे। तो जहांगीर क्या इस हवाले से हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा सिस्टम है कि इन चीज़ों को जो है वो कंट्रोल किया जा सके? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फ्रॉड के केसेस देखते हैं कि किसी लैंड को जो है वो ख़रीदारी के लिए या अगर यहाँ पे उनकी जो खरीदो फरोख्त का जो सारा सिलसिला चलता है तो लोग पैसे जो है वो अंधाधुंध लगा देते हैं और उसके बाद फ्रॉड किया, बंदा पैसे लिए, फाइल्स लिए और गायब।
अच्छा, रूल्स रेगुलेशंस कवानीन हर जगह मौजूद होते हैं, और लेकिन जिसने फ्रॉड करना होता है ना, वो इन सारी चीज़ों को तोड़ के और इनसे परे परे होके वो फ्रॉड करता है। किस तरह होता है, जिस तरह ये बताया कि इंतकाल ना करवाया गया हो पिछले से, और एक प्रॉपर्टी 2-3 फ्री कैन को बेच दी जाए और 2-3 बार बेच दी जाए। जैसे फाइलों का कारोबार चलता है कि जनाब प्लॉट कम होते हैं, फाइलें ज़्यादा बिक जाती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि जाहिर बात है इदारों की जिम्मेदारी है जो प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन खुद भी बंदे को जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी थोड़ी सी सूझबूझ रखनी चाहिए। देखिए, हम एक्चुअली ओवरऑल लालची बहुत है, तो हम फौरी लालच में आ जाते हैं। ठीक है, फ्रॉड मोस्टली लालच, उसका पहला एलिमेंट लालच होगा कि इसको सस्ती मिल रही है कहीं से, ठीक है, विरासती कोई मिल रही है, कोई वो खुद चाह रहा है यार इसका मैं ना, मुझे सस्ती मिल रही है तो मैं इसको खुद ही, और वो अपनी तरफ से उसको धोखा देने के चक्कर में होता है कि मैंने इससे सस्ती खरीद ली। हाँ, और इन तमाम फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, जहां पे भी इन्वेस्ट करें, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, किसी बिजनेस में हो, या किसी भी लिहाज से आप जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी जगह पर, तो उससे पहले की जांच पड़ताल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप किसी भी तरह के फ्रॉड से और धोखाधड़ी से बच सकें, क्योंकि आपका सरमाया बहुत कीमती है। आपकी हक और हलाल की कमाई हुई जो रकम है, उसको जब भी आप किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के पहले की जो जाँच पड़ताल होती है वो बेहतर होती है बाद के पछतावे से। तो उस पछतावे से बचने के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है वो तमाम पॉलिसीज़ को, उन तमाम कवानीन को फॉलो करें। और हम अपने फ़ायदे के लिए अक्सर कानून जो है उससे भी तोड़ देते हैं। तो कानून की पासदारी कितनी ज़्यादा अहम है और कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के जो फ़ायदे हैं उसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। जहांगीर, आप बता रहे थे कि किस तरह से लोग जो है वो पहले जो है वो जाँच पड़ताल नहीं करते। इसमें बहुत ज़्यादा ये भी देखा जाता है कि हम अपने इंडिविजुअली बेनिफिट का सोचते हैं, उसमें हम गैर कानूनी काम करने से भी दरेग नहीं करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को बाद की पछतावे से बेहतर है कि पहले उस पर जो है वो थोड़ा सा अमल दरामद कर लिया जाए, थोड़ी जांच पड़ताल कर ली जाए, ताकि बाद में सर पीटना ना पड़े। अच्छा, ये मैं लालच की बात कर रहा था कि बंदा होता है कि मुझे यार ये सस्ता प्लॉट मिल रहा है, अच्छा वो किसी से डिस्कस भी नहीं करता, वो खुद ही अपनी बारगेनिंग और कंप्लीट करके एडवांस दे के और उसको बुक करके और बाद में पेमेंट करके नाम करवाने के चक्कर में होता है, और तब तक काफ़ी सारा पैसा वो इन्वेस्ट कर चुका होता है। जब बात खुलती है कहीं से, उसको पता चलता है कि ये मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, तो तब वो, मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा रकम दे चुका होता है मोस्टली केसेस में, जहाँ फ्रॉड के केसेस होते हैं। तो अगर आप पहले ही डिस्कस कर लें बाद की बजाय, तो हमारे यहाँ ये बड़ा होता है कि यार मैं चुप करके अपना प्लाट ले लूँ, किसी को, मेरे घर वालों को भी ना पता चले, ठीक है, मेरे बहन भाइयों को भी ना पता चले, मेरे दोस्तों को भी ना पता चले। वो एक उसके दिल में लालच होता है कि मुझे यार ये सस्ता प्लाट मिल रहा है, मैं बाद में बताऊंगा अपने नाम करवा के। हालांकि उसकी बजाय आपको चाहिए कि एक तो जो कॉलोनीज वगैरह है उसका पहले आप मुतलका इदारों से कंफर्म करवा लें कि ये रजिस्टर्ड है नहीं है। अब देखिए, फैसलाबाद में भी कई ऐसी कॉलोनीज हैं जो कि गैर कानूनी हैं, उनको एफडी की तरफ से बाकायदा सील कर दिया जाता है, या उनके इवन डिमोलिश भी की जाती है, उनकी जाके जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन वगैरह की होती हैं, गेट वगैरह बनाए होते हैं, क्योंकि वो अप्रूव नहीं होती। तो इस तरह की जगह में जब आप लेके इन्वेस्ट करके फंस जाएंगे, तो बाद में आपका प्लॉट उतनी कीमत में भी नहीं बिकना जितनी में आपने लिया है। तो इस हवाले से सोच विचार और मशवरा, और जो रेलेवेंट लोग हैं इस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी, देखिए आप अगर फर्स्ट टाइम कोई भी प्लॉट या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट अपने किसी ऐसे रिश्तेदार, दोस्त अहबाब से डिस्कस, मशावरत ज़रूर करनी चाहिए जो पहले प्रॉपर्टी का लेन देन करता रहा है या उसके अपने नाम पे प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि वो सारे प्रोसीजर से गो थ्रू हो चुका है, ठीक है, उसको सारा पता है कि मैंने ये करना है और मैंने इन इदारों से अप्रूव करवाना है या इन जगहों पे जाके बयान करवाने हैं, क्योंकि मालिक से बयान करवाना भी एक चैलेंज होता है कि आपने अपने नाम करवाने के लिए उसको टाइम पे लेके आना, और वहाँ पे क्योंकि बाकायदा वो पिक्चर के साथ और सामने बैठ के कैमरे पे वो उसकी पिक्चर ली जाती है जाके कचहरियों में और बाकी जहाँ भी इनके प्रॉपर्टी के हवाले से है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है कि मौके पे उसकी अवेलेबिलिटी दोनों की हो, खरीदार की और जो जिसने फरोख्त करना है। तो इस हवाले से आपको पहले अगर मालूमात होंगी तो फिर आप बच सकेंगे, अदरवाइज आप किसी एक बंदे के हथे चढ़ जाएंगे, वो आपको सबजबाग दिखाएगा तो आपको ट्रैप करेगा और आपसे इन्वेस्टमेंट करवा लेगा, और बाद में आपको
साल 6 माह बाद पता चलेगा कि जनाब आपके मेरे साथ हाथ हो गया है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हमें दिखाई भी देते हैं जो माजी में भी गुजरे हैं और मौजूदा दौर में भी लोग इतने ज्यादा जो है ना, जैसे आपने बात की कि कवानीन हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एज जो सेलर एंड परचेजर आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले उस चीज की जो है ना तफ्तीश कर लें ताकि बाद के जो है वो परेशानी से बचा जा सके। सर, इस तरह के फ्रॉड्स ने और प्रॉपर्टी डीलर जो 2 नंबरी करते हैं सब चीजें, कितना मार्केट को कितना डैमेज किया है? जी, बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं ये। कोई भी आंसर जो है जहाँ पे वो इस तरह के जो चीज़ें सामने आती हैं तो ज़ाहिर है लोगों का एतमाद नहीं रहता, लोग जो है उसमें डरते हैं आखिरी टाइम तक भी, तो इसमें बहुत बुरा असर पड़ता है इसमें। तो ये जैसे मैं ये थोड़ा सा इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि कोई भी प्रॉपर्टी जब आप खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो पटवारी होते हैं कम से कम आप उनसे जो है उसका प्रॉपरली जो है रिकॉर्ड चेक करें कि आया कि जिस बंदे से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं ये उसके नाम पे भी है या नहीं है। तो जब हम इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा वो करते हैं तो मेरा ख्याल है जब जो फ्रॉडिया होता है वो वैसे ही भाग जाता है, क्योंकि जब जाना है रिकॉर्ड के लिए तो वहाँ से आपको प्रॉपरली उसके नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो डेफिनेट उसमें वो चेंज हो जाएगा। लेकिन बात फिर वही है इंसान के अपने ज़ाती लालच की, तो वो ये समझते हैं कि 5 लाख रुपया तो यहाँ पे रेट सुनाई दे रहा है और मुझे ये 2-2.5 लाख रुपए में मिल रहा है। तो वही तो सबसे पहले जो है वो बंदे का माइंड अगर थोड़ा सा भी क्लिक करे तो वो सबसे बड़ा फ्रॉड तो ये है ना कि 5 रुपए की चीज़ आपको कोई 2 रुपए में क्यों दे रहा है। बिल्कुल। तो उसकी तो ज़्यादा इंक्वायरी चाहिए करनी चाहिए, लेकिन फिर वो जो है जब तक वो कहते हैं लालची जिंदा तो फ्रॉडिया भूखे तो नहीं मरते तो फिर चलता रहेगा ऐसा ही। और कारोबार में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कारोबार होता भी रिस्क ही है। और इन्वेस्टमेंट के साथ जब भी आप कहीं पे भी पैसा लगाते हो तो एक रिस्क है वो लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो है आंखों को और कानों को थोड़ा सा खोल के करना चाहिए। जैसे कि हमने देखा है कि पैसे की बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रही है तो बाकी कारोबार को भी इसने बहुत हद तक मुतासिर किया है। जहांगीर, कारोबार की जब भी बात आती है तो जारी बात जैसे आपने भी पहले कही है कि इसको अगर कारोबार कंसीडर किया जाता है तो फिर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना चाहिए। तो रुपए की फ्लक्चुएशन ने प्रॉपर्टी के कारोबार को कितना मुतासिर किया है? अच्छा, ये बहुत ज़्यादा। अब देखिए पैसा इतना डिवैल्यू हो गया ना कि जो आपने आज से वही बात है कि उतने का प्लॉट पूरा आता था जितने का अब एक मरला भी नहीं मिलता। तो ये पैसा डिवैल्यू होने के हुआ है। अब देखिए माजी में हम सुनते रहे थे, जब मैं खुद स्टूडेंट था तो आप सैलरी जो गवर्नमेंट की हुआ करती थी वो फॉर एग्जांपल टीचर की सैलरी 3-4 हज़ार हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन आज टीचर की सैलरी 1 लाख से ऊपर जा चुकी है, ठीक है, गवर्नमेंट साइड में। तो इसी तरह से इसका मतलब कि वो 15 साल पहले का 3-4 हज़ार और अब का 1 लाख, तो अब इतना ज़्यादा पैसा डिवैल्यू हो चुका है कि अब इसीलिए आपको हर जगह पे नई भी कोई भी कॉलोनी वो पहला रेट ही निकालते जनाब 10 लाख रुपए मरला। तो अब इसका मतलब है कि किसी के पास कोई 50 लाख या 1 करोड़ होगा तो 5 या 10 मरले का वो प्लॉट ले सकेगा। उसके बाद उस पर घर बनाने के लिए जिसने 1 करोड़ का प्लॉट लिया है ना तो कम से कम 2-3 करोड़ तो लगाएगा उसके ऊपर, ज्यादा लगाएगा, ठीक है। तो क्योंकि उससे कम से कम 3 गुना तो लगेगा ही ना, 3-4 गुना तो लगेगा ही प्लॉट की कीमत से। तो अगर आप 50 लाख का ले रहे हैं तो आप उसी हिसाब से 2 करोड़ या 1.5 करोड़ तो लगाएंगे ना उसमें। तो ये अब इतना महंगा हो चुका है और पैसा इतना डिवैल्यू हो चुका है। मैं आपकी बात को यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगी, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और इन्वेस्टमेंट करते हुए पहले की जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी है ताकि आप बाद के पछतावों से बच सकें, क्योंकि घर सबका जो है वो ख्वाब होता है। ज़ाती घर बनाना जो है आज के दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम देखते हैं महंगाई बहुत बढ़ी है। जिस तरह से कारोबार दीगर कारोबार मुतासर हुए हैं, इसी तरह से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने वालों में भी बड़ी कमी आई है। और इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमारे यहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ का रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जब एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाती है इसमें दीगर सहूलियात के बारे में बात की जाती है कि मुतअद्दिद सहूलियात आपको दी जाएंगी और एक बड़ा ही फैंसी सा आपको ड्रीम दिखाया जाता है, तो उस हिसाब से जो है वो कहते हैं कि ख्वाबों की फिर आपको कीमत भी पे करनी पड़ती है। तो कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया है आम शहरी के लिए घर बनाना, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। जहांगीर, आप बता रहे थे कि किस तरह पहले के दौर में जो है वो चंद लाख में लोग जो है वो घर को जो है ना वो अपने ख्वाब को पूरा कर लेते थे, ज़ाती घर के ख्वाब को। लेकिन अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं, हम हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ नहीं है, होनी चाहिए, लेकिन उसमें मुझे लगता है थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि जो है लैंड को दीगर चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जा सके
ताकि रोजगार को बढ़ाया जा सके और हर किसी के पहुंच में ज़ाती घर जो है वो होना चाहिए। अच्छा, प्रॉपर्टी एक तरफ रह गई, लेकिन जब आप घर की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो उसकी वैल्यू और मैं समझता हूँ ज़मीन से भी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। मतलब पहले ये होता था माजी में, कुछ 10-15 साल पहले अगर आप चले जाएं तो आप 1-2 लाख पर रूम के हिसाब से, उसको कहते हैं ना कि आप चार दीवारी कर लेते थे, कि आपने 1-2 कमरे बनाने तो 3-4 लाख में ये चार दीवारी करके आप बैठ जाते थे घर में। लेकिन अब तो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब तो जब तक आपकी जेब में 50 लाख ना हो तो आप शुरू करने का सोच भी नहीं सकते। अब वो 5 लाख 10 लाख वाली बात गई कि आप 5-10 लाख से घर स्टार्ट कर लें। अब तो मैं समझता हूँ कि मिनिमम 50 लाख आपकी जेब में पड़े हैं तो फिर आप उसको शुरू करने का सोचें। ठीक है, उसके बाद लग्जरी में अगर आ जाए तो डेकोरेशन पे ही आपका 50-50 लाख 1-1 करोड़ सिर्फ उसके वो डेकोरेशन पे लग जाता है, आपकी पत्थर पे, आपकी सीलिंग पे और आपकी डेकोरेशन पे, और आपने जो उसके आप मॉडर्न घर देख लें तो आपकी रफ स्ट्रक्चर एक तरफ वो भी बहुत महंगा हो गया, क्योंकि ईंट का रेट बढ़ गया है, सीमेंट का रेट बढ़ गया है, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, सरिया तक जो इस्तेमाल होता है हमारे लेंटर में, यानी कि हर एक चीज़ का रेट कई गुना मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है कि अब वही बात है कि एफडीए में 80% से ज़्यादा प्लॉट खाली पड़े हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं होती लोगों की कि कंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि सैलरी पर्सन जो है उसका सैलरी से मैनेज करना कंस्ट्रक्शन वो पॉसिबल नहीं है। अब जितने भी घर बन रहे हैं ना वो सारे रिटायर्ड पर्सन बना रहे हैं जिनको लमसम गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसा मिल जाता है। अब एफटी में जितने भी घर बन रहे हैं ना, अगर सर्वे करवा लिया जाए ना तो 90% घर वो लोगों के होंगे जो रिसेंटली गवर्नमेंट से रिटायर हुए हैं और उनको इकट्ठा कोई 1-2 करोड़ या कोई 1.5 करोड़ मिल गया, तो वो वहां पे घर बनाने का सोचते हैं। जब तक सैलरी चल रही होती है ना तब तक वो प्लाट लेके रख लेते हैं, कहते हैं जब रिटायर होंगे फिर घर बना लेंगे। ये चल रहा है अब सीन, क्योंकि तनख्वाह से तो नहीं घर बन रहा। तनख्वाह से घर का गुजारा करना इतना मुश्किल हुआ है, अपने बच्चों की बेसिक नीड पूरी करना है बहुत मुश्किल है, तो प्लाट लेना और उस पर कंस्ट्रक्शन करना तो बहुत दूर की बात है। और मुझे लगता है जो नई आने वाली जनरेशन है, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग अगर सिर्फ अपना मंथली इंडिविजुअली भी अगर आप इंडिपेंडेंट है ना जहांगीर, तो भी आप नहीं सोच सकते हैं कि मैं जो है वो घर बना लूँ। ये एक बड़ा एक लॉन्ग प्रोसेस है जिससे गुजर के आप इस चीज को पूरा कर सकते हैं। सर, अगर सिर्फ फैसलाबाद की स्पेशली बात की जाए तो यहाँ पे प्रॉपर्टी को कितना ज्यादा तमाम जितने सर्कमस्टांसेस हैं मौजूदा हालात के उन्होंने मुतासर किया है? हाँ जी, ओवरऑल बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। ये जितनी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं ये सारे बेचारे अब आजकल जो हैं वो बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं। तो एक आध जो है प्लाट सेल करना भी जो है वो इतना बड़ा ये समझ लें कि चैलेंज है कि क्योंकि लोगों के पास जो है, जैसे कह रहे थे कि इन्वेस्टर जो है वो तो कम से कम इन्वेस्ट नहीं कर रहा अब। इन्वेस्ट सिर्फ इस वजह से नहीं कर रहा कि क्योंकि जितने उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है कुछ 6 माह साल का, वो सारा टैक्सेस की नज़र हो जाता है। को गेन टैक्स देना है उसने, फिर जब उसने सेल करने जाना है फिर उसने गेन टैक्स देना है। और कोई भी अदारा या कोई भी जो है वो लोकली कोई अफराद ऐसे वो है नहीं है कि जिसमें एतबार इतना ज़्यादा वो हो कि इकरारनामा जैसे पहले लोग लिखते थे कि इकरारनामा से ही आगे जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती थी, उसमें ये बचत होती थी कि जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो पे नहीं करने पड़ते थे। लेकिन इसकी मद में भी जो है बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हुए हैं कि वो एक ही प्रॉपर्टी के तकरीबन 6-6 इकरारनामे 4-4 इकरारनामे जिसके नाम है वो मुख्तलिफ लोगों को जो है वो दे के उनके एडवांस वगैरह वो हथिया लेते थे। तो इस वजह से इस प्रॉपर्टी के काम में जो है वो काफ़ी सारा जो है वो डाउन है अभी। तो फिलहाल जो है बड़ा चैलेंज बना हुआ है ये। तो सारे जो है पहले से देखें ये जितनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी थी इनमें इंस्टॉलमेंट का वो नहीं था। अब जो भी हैं सबके बड़े बड़े एड्स वगैरह भी चल रहे हैं कि 3 साल की इंस्टॉलमेंट है, 4 साल की इंस्टॉलमेंट है, 5 साल तक की इंस्टॉलमेंट पे अब ये सेल कर रहे हैं। तो ये समझ लें कि उनके भी जो है जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो सारी की सारी ब्लॉक हुई पड़ी है। तो ये अल्लाह करे कि इलेक्शन वाला कोई सिलसिला कोई शुरू हो, कोई मुल्की मैशत का जो है वो पहिया चलेगा तो उसके बाद ही शायद कोई इसमें कोई बेहतरी आ सकती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी रेट जैसे आपने बढ़े कि लाखों करोड़ों की अब तो ये गेम हो गई है आपकी, वो तो रही नहीं कि चंद हज़ारों या चंद लाखों की। तो इंस्टॉलमेंट्स का जो पूरा एक प्रोसेस होता है, आपको लगता है कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ का बायस बनता है? क्योंकि पेमेंट मुझे लगता है कि आप इसमें जो है ना अगर बाय कैश दे के एक ही बार प्लॉट लेते हो तो उसमें फिर भी कीमत कम होती है। इन
प्लॉट्स की कीमतें इतनी इतनी ज़्यादा हैं, और एक बंदा, वही बात है कि जो जारी बात है जिसका कोई कारोबार नहीं है, वो नौकरियां करता है, तो उनके लिए तो फिर पेमेंट्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंस्टॉलमेंट का भी सिलसिला कोई इतना ज़्यादा आज के दौर में मुझे लगता है पाकिस्तान में मौसर नहीं है। जी नहीं है, बिल्कुल इसी तरह ये जो है मुतबादल इसका इसीलिए वो आया था ना कि क्योंकि कैश पे तो सेल हो नहीं रही थी, जिस वजह से है वो इंस्टॉलमेंट पे आ गए कि चलें कम से कम कुछ थोड़ा बहुत जो है वो मिल मिला के चलता रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो कुछ बेहतरी नजर आती हुई नजर दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जाहिर बात है कि हालात बहुत ज्यादा क्रूशल हो गए हैं। अगर तो जहांगीर कोई 5, 6, 7 हज़ार की कोई इंस्टॉलमेंट होती तो शायद हम भी प्लॉट ले लेते, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स का देखते हैं कि डाउन पेमेंट पहले आपने करनी, फिर आपने इंस्टॉलमेंट्स देनी, तो बड़ा एक जो है ना वो लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। और इन तमाम हालात को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि जो है ना वो बहुत ज्यादा आसानियां पैदा हो जाएं और सबकी पहुंच में जो है वो जाती घर हो। जहांगीर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और जैसे कि कहते हैं कि मौसीकी रूह की गुज़ा है, और हमेशा से किसी भी तरह का मोशन रहा हो, इमोशंस बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं हमारे म्यूज़िक के साथ, और फैसलाबाद की धरती इस मामले में बहुत ही ज़्यादा ज़रखेज़ रही है कि हमेशा से यहाँ से ऐसे ऐसे नाम, ऐसे ऐसी शख्सियात उभरी हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम नेशनल इंटरनेशनल फोरम पर रिप्रेजेंट किया है। पाकिस्तान से ही निकलने वाला एक स्टार जो कि बुलंदियों की तरफ जा रहे हैं, और आने वाले टाइम में वो हमारे यूथ सेंसेशन हो सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक आज हमारे साथ मौजूद हैं, सिंगर हैं, और बहुत ही जो है ना वो किसे कहते हैं कि मधुर आवाज़ में गाते हैं कि जब आप उनकी आवाज़ सुनते हैं तो वो कानों में एक रस की मानद होती है। इनकी शख्सियत कैसी है, पर्सनल लाइफ कैसी है, और प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ इन्होंने किस तरह से किया, इन तमाम मौज़ूओं पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सिंगर हैं काशिफ रॉय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। काशिफ, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। और मौसीकी जो है वो ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर आपकी लाइफ अधूरी है। चाहे आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी फेज़ में होते हैं तो मौसीकी एक बहुत बड़ा आपका जो है वो सपोर्ट सिस्टम होता है। आपने अपनी ज़िंदगी में एज अ सिंगर मौसीकी को कैसे फाउंड आउट किया कि अच्छा ये मेरा जो है वो स्किल है और मुझे इस पर काम करना है? मेरा ख्याल है कि आर्टिस्ट जो होता है, चार्ली चैपलिन का एक कॉल है कि एन आर्टिस्ट एन इडियट इज बॉर्न। तो आर्टिस्ट जो होता है वो पैदा होता है। हाँ, किसी लम्हे में उसको उसके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, वो दोस्त भी हो सकते हैं, वो फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, वो उसका इसका दराक करवाते हैं कि आपके अंदर ये टैलेंट है। मतलब फैमिली में से पहले कोई नहीं था? जी, मेरा बैकग्राउंड बेसिकली एक नॉन म्यूजिकल फैमिली से है। ओके। और लेकिन वो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप म्यूजिक फैमिली से होंगे तो फिर ही आपके अंदर ये टैलेंट हो सकता है। आवाज़ और जो आपकी आर्ट है ये अल्लाह की देन होती है। तो जब मैंने दोस्तों में और यूनिवर्सिटी लाइफ में गाना शुरू किया तो मुझे लोगों ने बताया कि आप अच्छा गाते हैं, आपको इसको परसू करना चाहिए। लेकिन साथ में मैं स्टडीज़ में भी अच्छा था, गोल्ड मेडलिस्ट था, तो उसको भी परसू कर रहा था। तो जैसे हमारे बताया जाता है कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखेगे और बनोगे नवाब। तो नवाब बन गए अच्छे, वो उसमें ग्रो किया और यूनिवर्सिटी में ही मेरी जॉब भी हो गई। तो उसके बाद जो म्यूजिक था ये साथ साथ चलता रहा है। तो कुछ म्यूजिक स्टार्ट कब से किया था प्रॉपरली, जब लगा कि अच्छा अब मुझे जो है वो म्यूजिक को लेकर चलना है, आपको लगा कि इसमें मुझे मजा आता है? बेसिकली म्यूज़िक जो है ये मैंने 2015 में पहला जो सॉन्ग है वो रिकॉर्ड करवाया था। और उससे पहले यूनिवर्सिटी में जैसे कुछ हमारे इवेंट्स होते हैं वहाँ पे परफॉर्म करना, तो लोगों ने उसको बड़ा सराहा। तो मुझे लगा कि मुझे शायद इसको परसू करना चाहिए, कोई ऐसा एलिमेंट है जो लोग मुझे सराह रहे हैं, अल्लाह ताला ने मुझे कुछ ऐसी वदियत की है। तो उसके बाद मैंने इसको प्रॉपरली इसकी ट्रेनिंग ली, इसको सीखा। मेरे जो उस्ताद हैं वो जाज तवक्कल खान साहब हैं, वो हमारी यूनिवर्सिटी में एज ए म्यूज़िक टीचर उन्होंने सर्व किया है कुछ अर्सा। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और उसके बाद फिर मैंने कुछ ट्रैक्स जो हैं वो बनाए, अपने गाने बनते रहे। और फिर उसके बाद जब वो 6 ट्रैक्स हो गए, वो डिफरेंट जॉनरा के हैं। और बेसिकली उसकी रीज़न ये है कि जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं म्यूज़िक कैरियर तो आप अपने एक्सप्लोर कर रहे होते हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को और अपने क्रिएशंस को। तो उस एक्सप्लोरेशन में 6 ट्रैक्स हैं, बेसिकली डिफरेंट जॉनरा से हैं, डिफरेंट इमोशंस के हैं।
तो वो बने, फिर उसको मैंने इकट्ठे करके तो उसको एक एल्बम की फॉर्म में जो है तमाम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे रिलीज़ किया है। एल्बम जो है वो फनकारियाँ के नाम से, वो तमाम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अवेलेबल है। वहाँ पे लोग जाके उनको सुन सकते हैं और 6 गाने अब तक जो है वो काशिफ उसको रिलीज कर चुके हैं और बड़ी ही अच्छी आवाज़ इनकी बहुत खूबसूरत है। लेकिन जब भी कहते हैं ना कि कोई अच्छी चीज़ आपके सामने आती है तो उसके पीछे की स्ट्रगल भी उतनी ही ज़्यादा होती है। काशिफ, आपने ये तो बता दिया कि आपने 2015 से जो है वो बाकायदा फर्स्ट जो सॉन्ग है उसको रिलीज़ किया, लेकिन उस तक पहुंचने का जो ड्यूरेशन रहा है, जो आपकी जर्नी रही है, उसके हवाले से बताइएगा कि कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी। क्योंकि हम देखते हैं कि फैसलाबाद में इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म्स मौजूद नहीं है, कोई म्यूजिकल कंपनीज मौजूद नहीं है कि जहां पे आप जाएं, और लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में इस तरह की अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आपके लिए कितनी लाइफ में हर्डल्स थी? अगर फैसलाबाद की बात करें तो मैं समझता हूँ कि इस मिट्टी के अंदर सुर है और यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े सुरीले हैं No और doubt. वो सुनकार भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ सुनने वाले भी जो हैं वो भी गाने को समझते हैं। प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो वो बहुत कम है, ये इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जहाँ तक यूनिवर्सिटी की लाइफ की ताल्लुक है, वहाँ पे तो जो इवेंट्स होते हैं वो आपको एक स्टेज मिलता है, आपको एक ऑडियंस मिलती है, तो आप वहाँ पे जब लाइव परफॉर्म करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते भी हैं। लेकिन जो रियल प्लेटफॉर्म्स है, लाइक मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो लाहौर, कराची या बड़े शहरों में है। तो और जो स्टूडियोज़ भी हैं उनके गाने जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा, वाकई आपकी बात ठीक है कि स्ट्रगलिंग काम है। आप गाना गाना एक पूरा एक सफ़र है कि आप उसको कंपोज करते हैं, उसके लिरिक्स जो हैं खुद लिखते हैं या किसी शायर से उसको लिखवाते हैं, फिर उसका म्यूज़िक बनता है और फिर ऑडियो बनने के बाद वीडियो का एक मुश्किल तरीन सफ़र जो है वो भी है। क्योंकि गाना बनाना शायद एक बंदा भी बना सकता है, लेकिन वीडियो जो है वो एक पूरी आर्मी चाहिए उसके लिए, आपको बहुत से लोग चाहिए होते हैं। तो ये एक टीम वर्क होता है, बहुत से लोग इसमें मेरे साथ करें तो साथ जुड़ते जाते हैं, काफिला बनता जाता है। वही स्टोरी में ज्यादा इंटरेस्ट हूँ कि इस पूरे सफर में कौन कौन आपके साथ रहे और किस किस तरह की अपॉर्चुनिटी। कुछ चीजें होती हैं कि अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ के आपको रास्ते दिखा रहे होते हैं, आगे से आगे आपको लेके जा रहे होते हैं। तो इस पूरे सफर में कौन से ऐसे लोग जो आपके साथ जुड़े और आपकी जर्नी को जिन्होंने बहुत कंप्लीट किया? मुझे अगर मैं याद पड़ता है जितना मेरा, अगर मैं देखूं अपने माजी के झरोकों में झांकूं, तो मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में पहली परफॉर्मेंस दी थी तो हुआ ये था कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक कवाली नाइट करवाना चाहते थे हम। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बेसिकली मेरी एजुकेशन है वहाँ से। तो कवाली नाइट के लिए जो हम आर्टिस्ट जिनको हम लाना चाह रहे थे वो अवेलेबिलिटी का इशू बन गया। अच्छा। तो हमारे उस वक्त में जो वहाँ पे बेसिकली जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इनको सीनियर ट्यूटर जो डेजिग्नेशन है वो इसको देखते हैं, तो वो डॉक्टर असलम परवेज साहब होते थे। तो उन्होंने फिर बेसिकली तो उस टाइम पे वहाँ पे म्यूज़िक सोसाइटी नहीं थी यूनिवर्सिटी में और किरात एंड नात क्लब था, तो मैं नात पढ़ता होता था। और उन्होंने हमें फिर हुक्म फरमाया कि क्या हमारे बच्चे जो हैं ये कवाली नहीं कर सकते, अब कवाल तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मेरे साथ कुछ और मेरे 2-3 दोस्त थे, तो हमने वहाँ पे जो है वो कवाली जो है फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में फनी कवाली तो करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन संजीदा जो कवाली है, मतलब वो पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज था और हर चीज सेट थी, और उसके बावजूद जो है वो उसके कवाल की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से इमरजेंसी जो है ना एज अ कवाल हमें वहाँ बैठना पड़ा और परफॉर्म किया हमने। लेकिन वो उसकी कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी की पहले और वो बहुत अच्छा हो गया। मतलब जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे वाइस चांसलर है, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस लेवल पे स्टूडेंट्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। और याद है उस टाइम पे कौन सी कवाली थी जो आपने कवाली गाई थी? जी, वो अल्लाह हू कवाली नुसरत फतेह अली खान हमारे शहर का जो है वो असासा है और बड़ा नाम है, पहचान है फैसलाबाद की, नो डाउट। तो उनकी कवाली थी अल्लाह हू, तो वो हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ पे परफॉर्म की। तो उसके बाद परफॉर्मेंस की बात हो रही है, इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ी सी ब्रेक भी जरूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को कुछ गुनगुना के सुनाएं ताकि वो भी आपकी खूबसूरत आवाज से जो है वो रूबरू हो सके। जी बिल्कुल ज़रूर। मेरा पहला जो गाना है इस एल्बम का, वो उसका टाइटल है तू ही तू, और ये पहली कंपोजिशन है जो मैंने की थी, और इसके लिरिक्स भी जो है वो पहला गाना है जिसके लिरिक्स भी मैंने लिखे थे। सो इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, तो उसी से हम मैं जो है इसको स्टार्ट बिल्कुल जरूर गा के सुनाइए। तू ही तो है हर कहानी मेरी, जिंदगानी मेरी, शाम सुबह तुमसे, आवारा सा कोई बंजारा सा, मुस्कुराने लगा जब से मिला तुमसे, तुम हो यादों में, हो इरादों में, बन गए हो मेरी दुआ, तू ही तू मेरी आरज़ू, ओ जाने जा, जाने जा, हाँ तू ही तू मेरी जुस्तजू,
ओ मेरी जान जाने जान, हाँ तू ही तू। बहुत खूबसूरत, बहुत Thank you. खूबसूरत और बड़ा ही खूबसूरत। लिरिक्स ये किसी को माइंड में रख के सोच के लिखे थे या बस कुछ ख्याली फिक्शन कोई कैरेक्टर था और लिख दिए उस पे? मेरा ख्याल है कि ज़रूरी नहीं होता कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ही हो तो लिरिक्स या कंपोजिशन होता है। आप जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं और आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस भी जो हैं वो आप देख रहे होते हैं, तो उसको भी आप फील करके जो है उसको लिख सकते हैं। हाँ, और एक आर्टिस्ट के लिए कहते हैं सेंसिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वो उस एहसास को महसूस नहीं करते, उस जज्बात को वो खुद से महसूस करके अपनी आवाज़ के ज़रिए दूसरे तक नहीं पहुंचाते, तब तक लोग उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। काशिफ का ये सफ़र आगे कैसे रहा और किस तरह से वो अपनी मंजिल तक पहुंचे, इसी हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी टर्न और मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और सदियों से हमारा बिलीव है कि जितना अच्छा म्यूज़िक आप सुनते हैं उतना ही ज़्यादा आपका जो मूड है वो बूस्टअप हो जाता है। किसी भी तरह के हालात में हो, म्यूज़िक और आपका साथ जो है वो हमेशा से कायम रहता है। और म्यूज़िक के सफ़र में काशिफ का सफ़र किस तरह से आसान हुआ और कितनी कठिनाइयाँ मिली, उसी हवाले से हम बात कर रहे थे। और मज़ीद किस तरह से ये जो पूरा सफ़र है वो आगे बढ़ा है वो जानते हैं काशिफ की ज़ुबानी। कि काशिफ कॉन्सर्ट तो हो गया, कवाली नाइट कर ली, फिर उसके बाद किस तरह का रिस्पांस था और फिर किस तरह से सफर आगाज हुआ? उसके बाद वही जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि आपको कोई लम्हा होता है जब एहसास हो जाता है कि आपके अंदर ये अल्लाह ताला ने आपको ये अता की है। तो आर्ट जो है ये बेसिकली आप अल्लाह की अता है, लेकिन क्राफ्ट जो उसका पार्ट है उसको निखारना है, उसको बेहतर करना है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो फिर बाकायदा जो है इसको सीखना शुरू किया, क्लासिकल की ट्रेनिंग ली। और कहाँ से सीखा फिर? मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया, उस्ताद एजाज तवक्कुल खान साहब ग्वालियर घराने से हैं, वो क्लासिकल सिंगर हैं, पोइट हैं, उनसे मैंने आगाज़ किया म्यूसिकी की तालीम का। इसके अलावा अभी हमारे शहर का एक और बहुत बड़ा नाम अली अब्बास जी, वो बड़े भाई भी हैं और वो मेरे उस्ताद भी हैं, उनसे भी रहनुमाई मैं लेता रहता हूँ। तो जिससे डिफरेंट जॉनरा होते हैं मौसीकी में, उसमें क्लासिकल है, सेमी क्लासिकल है, गज़ल है, फोक है। तो जितने भी हमारे सीनियर्स हैं उनको भी सुनते हैं, उनसे इंस्पायर भी होते हैं, मोटिवेट भी होते हैं, सीखते भी हैं। और पर्सनल आपका कौन सा फेवरेट जॉनरा है जो सुनना या आपको गाना ज़्यादा अच्छा लगता है? ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है और एक आर्टिस्ट के लिए ये डिसाइड करना कि उसका पर्सनल फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, पर्सनल फेवरेट आर्टिस्ट कौन सा है और उसका जॉनरा कौन सा है, ये बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन है इस हवाले से, क्योंकि आप हर वक्त एक मोड में नहीं होते, आप हर वक्त जो है एक ही तरह से नहीं सोच रहे होते, एक ही तरह से आपकी लाइफ में सिचुएशंस नहीं होती। सो इट वेरीज, सम टाइम आपको डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, डिपेंड्स अपॉन द टाइम ऑफ द डे एज वेल। जैसे रागों का वो बताया जाता है कि उसका एक स्पेसिफिक टाइम है हर राग का, तो ये वेरी करता रहता है, ये कोई एक खास नहीं है कि उसी टाइम पे जो है ना वही चीज़ आपको पसंद है। तो ये बहुत मतलब ये जो आम एक बंदे के साथ सुनने वाले के साथ मसला है, मतलब आर्टिस्ट के भी वही मसला है कि मूड के साथ जो है वो चॉइसेस चेंज होती रहती हैं। तो जब काशिफ ये सारा सिनेरियो चल रहा था, आप प्रैक्टिस कर रहे थे, सोच रहे थे कि अच्छा मैंने इसी चीज़ को आगे लेके जाना है, तो उसमें फैमिली का रिस्पॉन्स कैसा रहा? फैमिली का रिस्पांस शुरू में तो ऐसे ही था कि बस बच्चा है, शौक से बस ऐसे लगा हुआ है, क्योंकि मैं स्टडीज़ में भी बहुत अच्छा था। शुरू से ही मैंने फर्स्ट जगह जहाँ पे अप्लाई किया वहाँ पे मेरी जॉब भी हो गई और मेरा जो कैरियर है एज ए टीचर और रिसर्चर वो भी शुरू हो गया यूनिवर्सिटी में। तो उनको इस हवाले से वो मुतमिन थे कि चलो ये इसका साथ साथ शौक है, लेकिन वो कि पढ़ाई में अच्छा है, पढ़ अच्छे से रहा है, तो कोई बात नहीं, ये शौक भी साथ पूरा कर ले। तो इस हवाले से मुझे बड़ी सपोर्ट रही है फैमिली की शुरू से ही। मेरे जो पेरेंट्स थे उनकी सपोर्ट भी रही है और बाकी जो फैमिली है उनकी भी हमेशा से मुझे सपोर्ट रही है। तो उसकी सपोर्ट की वजह से ही जो है मैं अब यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जो फर्स्ट गाना रिलीज किया था वो शादी से पहले किया था या शादी के बाद? ये सारा एल्बम ही शादी से पहले हुआ था। हाँ, तो ससुरालियों ने पूछा नहीं, अच्छा जैसे आर्टिस्ट से पूछा जाता है, अच्छा और फिर आपका बेटा ठीक है गाना तो गाता है और क्या करता है? ससुरालियों को इसका पता नहीं था पहले तो। वो समझते थे कि मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर ही हूँ। और फिर मेरी जब फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी मेरी वाइफ से, तो मैंने उनको बता दिया था कि मेरा साथ में म्यूजिक जो है ये भी शौक है, तो अगर आपको इससे कोई मसला है तो मुझे अभी बता दें। अगर मसला नहीं है तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हर बंदे का कोई ना कोई शौक होता है, तो म्यूजिक तो एक बड़ा पॉजिटिव शौक है आपका, तो आप इसको
परस्यू और करें। और वैसे भी खवातीन को जो है ना वो तारीफ बहुत ज्यादा पसंद है, तो ऑब्वियसली जब काशिफ अपनी बेगम की तारीफ गा के करते होंगे तो इससे ज्यादा उनके लिए और क्या ही ब्लेसिंग होती होगी। उनके लिए तो एक होता है ना कि नहीं नहीं ठीक है, आई एम ओके विद दिस। तो जब आपने फर्स्ट गाना रिलीज किया फिर उसके बाद कैसा रिस्पॉन्स मिला फैमिली की तरफ से और दोस्तों की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स रहा? इट वॉज लाइक ड्रीम कम ट्रू। फर्स्ट टाइम जब आप अपनी आवाज़ जो है वो स्टूडियो माइक के अंदर जो रिकॉर्ड हुई सुनते हैं, उसको प्रॉपर ट्रीट होती है जब आवाज़ उसमें, और आप उसको पहली दफ़ा सुनते हैं तो वो आपके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होता है और आपकी फैमिली के लिए भी, जिन्होंने आपको वो कहते हैं ना कि बाथरूम सिंगर के तौर पे देखा होता है, तो उनको जब आप वो एक पॉलिश्ड कंटेंट उनके सामने सुनने के लिए आता है तो उनके लिए भी बड़े खुशी का बायस होता है। तो ये एक बड़ा खुशी भरा लम्हा था जब फर्स्ट टाइम जो है ये गाना जो बना मेरा और उसको हमने सुना। लेकिन गाने की रिलीज़ की बात करें तो वो गाने जो हैं ये डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट सिचुएशंस में बनते रहे हैं, इसीलिए ये वेरिएशंस भी इनमें बहुत ज़्यादा है। जैसे अब ये पहला गाना है तो उस स्टेज पे एक टीनेजर जो होता है जिस तरह से वो उसका फीलिंग्स होती हैं वो इसमें छलकती हैं। नेक्स्ट जो गाना है जैसे जैसे करते रहे उसमें मेच्योरिटी आती रही आपके क्राफ्ट में, आपके आर्ट में, तो वो भी डिफरेंट तरीके से उसमें बेहतरी आती गई है। तो वो तब तो मैंने रिलीज़ नहीं किया गाना, ये 2015 में मैंने रिकॉर्ड करवाया था लेकिन रिलीज़ नहीं किया। रिलीज़ अभी मैंने इनको एल्बम की फॉर्म में जब सारे ट्रैक्स हैं इकट्ठे करके अभी किया है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम का हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी हमारी ऑडियंस हैं उनके लिए आप कुछ गुनगुना दें। और आपकी तशरीफ आफरी का बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया और जितनी भी आपकी लाइफ में हर्डल्स रही हैं और उसके बाद जो अचीवमेंट का सफ़र शुरू हुआ, अल्लाह करे कि ये इसी तरह से जारी रहे और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब हों एज सिंगर भी और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो ऑडियंस के लिए जाते जाते क्या सुनाएंगे? ओवर टू यू। जी मैं अभी जो इख्तिताम है इसका एक गज़ल है मेरे एल्बम में, कि इसमें गज़ल भी है, इसमें पंजाबी सॉन्ग भी है। मैं बल्कि रिकमेंड करूंगा अपने देखने वालों को और सुनने वालों को और फैसलाबाद की जो हमारे अच्छे सुनकार हैं, सुनने वाले हैं, अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं, उनको कि वो जाएं डिफरेंट जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे एल्बम अवेलेबल है और उसको एक दफ़ा सुने। उसमें जो सारे ट्रैक्स हैं वो सारे ही डिफरेंट जॉनरा से। अभी जो मैं यहाँ परफॉर्म करूँगा वो बेसिकली गज़ल है जो मेरे उस्ताद जो हैं इजाज़त वक़्त खान साहब उनकी कंपोजिशन है। और ये गज़ल जो है ये भी डिफरेंट तरीके से इसको हमने अरेंज किया है। अमूमन गज़ल में आप देखेंगे हारमोनियम और वो तबला इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमने इसमें गिटार्स और वो सारी चीज़ें भी यूज़ की है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उससे हम इसका एंड करेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। ओवर टू यू। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मौसीकी का माहौल है, तो इससे कैसे हो सकता है कि उभरते हुए जितने भी हमारे स्टार्स हैं उनसे आपकी मुलाकात ना करवाई जाए। और एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक बहुत ही सूफी सिंगर हैं जो गुजरे हैं और उनकी बड़ी ही एक अच्छा कलाम भी रहा है, कमली यारदी कमली। उनके भांजे हैं गुलाम अली आशिक अली के। हमारे साथ मौजूद हैं खानजादा आदि खान सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आदि आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। म्यूजिक का माहौल है और म्यूजिक ने हमेशा से हमारी जिंदगियों को जो है वो बड़े ही टर्न आउट किया है। आपकी जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव रहे हैं, तो आदि की जिंदगी में अब क्या फेस चल रहा है और किस तरह के वो उतार चढ़ाव थे उस हवाले से बताइएगा। ओके मैम, बेसिकली जो कि बचपन है मेरा वो आर्ट में, पेंटिंग में गुजरा। तो पेंटिंग के साथ साथ फैमिली बैकग्राउंड जो मेरा म्यूजिक में था, तो डिफरेंट लोग जो टॉन्ट्स करते थे, भाई व्हाट इज दिस, ये तो आपको बनता ही नहीं है। हाँ। तो फिर कुछ लोगों के मामला थे, लाइक फिर कुछ चीज़ें होती थी स्कूल्स में पार्टिसिपेट करते थे, तो वो मतलब एक अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता था। तो फिर मैंने सोचा कि इस साइड पे आऊँ। देन फैमिली में ये था कि बाबा चाहते थे कि मैं एडवोकेट बनूं। अच्छा मतलब ये प्रॉब्लम आपको भी फेस करनी हाँ पड़ रही है, जी, क्योंकि हाँ जी। आम हर कॉमन फैमिली का ये इश्यू होता है कि पेरेंट्स कुछ और चाह रहे होते हैं, बच्चे कुछ Yes. और चाह रहे होते हैं। एक्चुअल में जो मेरे ननियाल में वो सारा म्यूजिक के हवाले से था। तो बाबा बेसिकली बिजनेस में थे, तो वो बिजनेस के हवाले से वो चाह रहे थे कि मेरा बेटा भी बिजनेस में आए। और एक और चीज़ मैं बहुत इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ, और मैं नहीं, तकरीबन डिफरेंट जो आर्टिस्ट लोग हैं वो फेस करते हैं, लाइक बहुत ना इस चीज़ को छोटा छोटा समझा जाता है ना मुआशरे में। मतलब कि कोई सिंगर है, कोई आर्टिस्ट है, मॉडल है या कुछ भी है, ठीक है।
तो उसको बहुत एक बैड वर्ड्स में यूज किया जाता है, तो इस चीज को मैं लाइक नहीं करता कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे ना हमारी सोसाइटी में इंडस्ट्री को लेके उस तरह की अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं जी। है, जिस तरह के हम फॉरेन कंट्रीज में या ऑल ओवर द वर्ल्ड देखते हैं। तो जाहिर बात है कि आपका सफर शुरू हुआ, आपने पेंटिंग की बात की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने एक्टिंग भी की हुई है। जी, जी, तो जी। वो भी मैं आपका 8TV का एक ड्रामा था, आज तक तकरीबन मैं छोटा सा था, तो उसमें एक छोटे बच्चे का रोल था। अच्छा। तो वो मैंने किया था। उसके बाद वो मेरे एक अंकल थे, वो मुझे ले गए, तो उनको तब मैं छोटा होता काफी क्यूट था तो उसमें मैंने रोल किया। देन मेरे बाबा को पता चला, तो बाबा कहते भाई ये आप किस फील्ड में इनको लेके जा रहे हैं। हाँ। तो फिर वो कुछ मामला थे, तो उसके बाद फिर मैंने बाबा से चोरी छिपके से इस तरह से कभी स्टूडियोज के चक्कर लगा, हालांकि फैमिली बैकग्राउंड है। हाँ। तो छुप के मतलब कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ा जुर्म हाँ। कर रहा हूँ, ठीक है, तो छुप के काम किया। देन फिर आहिस्ता आहिस्ता से अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक ने मौके दिए। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं हादसातन ना जिंदगी में हादसाती तौर पे आती हैं, कुछ ठीक हो है, जाता आ है। जाती हैं। हाँ। अच्छा, मेरी जिंदगी में जो मामला पेश आया आर्ट में, आर्ट के बाद देन मैं मतलब म्यूजिक में जब आया, तो जाहिर बात है, तो जिंदगी में एक परफॉर्म किया था तो बस फिर वो कुछ मामला हैं कि जिसमें हमें एक्सीडेंटली करना कुछ होता है और हो कुछ जाता है। तो जिंदगी में एक प्रॉब्लम हुई कि जिसमें मुझे दोबारा वापस आना पड़ा अच्छा। म्यूजिक में। तो आज से तकरीबन 5-6 साल पहले मैंने काफी ज्यादा कॉन्सर्ट्स वगैरह किए, अच्छा। सूफी नाइट्स की, ठीक है, तो मतलब काफी अच्छा फीडबैक मिल रहा था। तो और फिर मैंने सबसे एकदम छोड़ दिया सब उसको कुछ। यकदम मतलब एकदम छोड़ ही दिया, हाँ, लाइक खत्म बिल्कुल। ही कर दिया, ठीक हाँ। है। तो स्टडी की तरफ सारा फोकस कर दिया, भाई नहीं बाबा की ड्रीम पूरी करते हैं, अब LLB करते हैं, ठीक है अच्छा जी, जब हमने LLB स्टार्ट कर दी तो फिर वो जिंदगी में एक जाहिर बात है, जब इंसान थोड़ा सा बड़ा होता है तो जिंदगी में एक कुछ ऐसा हादसा आ जाता है, ठीक है? खूबसूरत हादसा समझ रहे हैं ना आप, वो वाला हादसा की बात कर रहे हैं वो। तो बस फिर उस हवाले से, उस हादसे से मैं काफी ज्यादा लाइक डिप्रेशन में चले गया, ओह। और तकरीबन राउंड अबाउट 6 मंथ हॉस्पिटल रहा। तो काफी ज्यादा मामला को देखना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि यार आदि अपने वीक पॉइंट को अपनी पावर बनाओ, हाँ। ठीक है। तो जब आप अपने वीक पॉइंट को अपनी पावर बनाते हो ना मैम, तो वो उसके लिए ये हो जाता है कि आप जिंदगी में जब कामयाब हो जाते हो ना, तो सारी दुनिया आपके पीछे है। और जब हम अपना वीक पॉइंट हर बंदे को बताते हैं ना, देन हम फ्लॉप हो जाते हैं। और आती बात भी यही है कि आपको अपने वीक पॉइंट को, आप उसके पास बैठोगे, उससे सिंपैथी से कुछ नहीं होता है, आपकी डेस्टिनेशन अल्लाह लिखता है। और जिस तरह से आपकी लाइफ में इतने टर्न्स एंड ट्विस्ट रहे हैं, और अब पहले आपने पेंटिंग की और उसके बाद एक्टिंग की, और आप पोइट्री का भी आपको जी। शौक है, तो उसको भी थोड़ा सा वो बताइएगा, वो क्या शौक है, क्या अच्छा, लिखते हैं, किस एक्चुअली किस्म में की जब चीज लिखते मैं हैं? लाइक जब जिंदगी में वो मेरा थोड़ा सा ब्रेकअप वाला चक्कर चला यूथ इशू, आज की जो यूथ है ना उसका इशू है ये। तो वो थोड़ा सा ये हुआ कि मैं सोच रहा था, देख रहा था। अच्छा, मेरे ना एक बहुत फेवरेट सिंगर हैं सजाद साहब, जो कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, लाइक वो महान है तो वो मैं उनको सुनता होता था, और अभी भी मतलब बहुत मतलब दिल से मतलब मैं उनका बहुत ज्यादा बड़ा फैन। तो मैं सुन रहा था, तो वो सारी स्टोरी मतलब कि लाइफ में आ रही कि यार मैं जिंदगी में किस वे पे जा रहा हूँ। और जब आप अपने फेवरेट गोल को छोड़कर किसी पर्सनैलिटी को बहुत इतने सारे आपकी लाइफ में गोल्स रहे हैं, पेंटिंग रही है, एक्टिंग रही है, पोएट्री रही है, आपकी सिंगिंग भी है, तो आपका फेवरेट पर्सनल कौन सा है, ये अभी तक शायद कोई डिटरमिन कर पाए या नहीं कर मैं पाए? आपको बताता हूँ। मैं एक्चुअल में जो पेंटिंग था, हाँ। वो गोल नहीं था, वो एक गॉड गिफ्टेड चीज थी। वो जो स्कूल के दौर में था, तो मैंने मतलब किया। देन मैं शोबिज में जाना चाह रहा था, ठीक है, लाइक फैमिली बैकग्राउंड म्यूजिक में था, म्यूजिक एंड एक्टिंग दोनों को मैं जो ना वो प्रोमिनेट करना चाह रहा था, ठीक है।
तो वो बस कुछ मामला की वजह से वो स्किप हो गया, लेकिन अभी इंशाल्लाह इस पे मेरी वर्किंग जारी है। अभी फुल फोकस म्यूजिक पे है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं कॉन्सर्ट्स वगैरह कर रहा हूँ, सूफी नाइट्स कर Oh, रहा हूँ, that's और great. मेरे तकरीबन 6 से 7 ट्रैक्स आ चुके हैं मार्केट में, माशाल्लाह। और एक मेरा सॉन्ग है वो गैंगस्टर सॉन्ग आ रहा है ओके। तो इंशाल्लाह से स्टेप बाय स्टेप वो रिलीज होंगे। पोइट्री के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो एक बैठे हुए थे तो एक नज़र मैंने लिखी थी, शायद मेरे पास हो गई। क्योंकि सारी बात है कि जब आप आर्टिस्ट एक चीज को फील करता है तो उसकी ऑडियंस तभी उसके साथ कनेक्ट कर पाती है, और एक अगर सिंगर अच्छा राइटर भी हो और वो पोइट्री खुद से कर सके तो ऐसा मतलब कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इन फ्यूचर आप खुद के लिखे हुए गाने जो है वो इंशाल्लाह से, गाएंगे। जी, जरूर, और जरूर। अभी जब आपका कम बैक हुआ तो अभी आपने 2 रीमेक्स भी किए हैं। जी, उसमें उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के जो हैं वो है, वो भी आपको इंशाल्लाह से मैं सुनाऊंगा, और एक जो सज्जाद अली साहब हैं उनका मेरा एक बहुत ज्यादा फेवरेट सॉन्ग है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो अच्छा, मैं अब एक पोइट्री के हवाले से एक चीज, जो मैंने एक नज़म लिखी थी जब मैं स्ट्रेस में था वो ये था। इतना स्ट्रेस हमारी ऑडियंस को नहीं देना, क्योंकि मैं उनके स्ट्रेस को उनको स्ट्रेस फ्री नहीं, करना नहीं, चाहती नहीं, नहीं, हूँ, नहीं। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को गाना भी गा के सुनाएं। जी जरूर। तो मैं पहले गाना सुनाऊं कि पहले वो पोइट्री? नहीं, पोइट्री बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि स्ट्रेस में हम नहीं जाना चाहते, अगर आप शेयर करना चाहते हो ओके, तो। श्योर। वो था कि तेरी आरज़ू की तलब ने, तेरी आरज़ू की तलब ने मुझे क्या बना दिया, कभी दगा दिया, कभी अपना लिया, मुझे वफा का मुंतजिर बना दिया। इस वादा शिकन से क्या गिला, मुझे एक आशिक बना दिया, हूँ जिसकी खातिर दर बदर, मुझे फिर से पागल बना दिया। हाय। क्या यकीन करूंगा तेरी वफा का यादी, मुझे दुनिया का तमाशा बना दिया। अच्छा, ये मैं जब लिख रहा था तो वो मुझ में फिर ये सॉन्ग मैं सुन रहा था सजाद साहब का। हाँ क्या मैं आपको सुनाऊं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, श्योर। ये तो वो फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स जो निकल के बाहर आई जी, हैं, जी। और सारी बात है कि आपकी आवाज से पता चल सकता है कि कितना उस टाइम पे आपको वो दर्द महसूस हो रहा होगा। तो जारी बात है कि और इसी गाने से आपने कम बैक भी किया था, जी, इसी का जी, जी, रीमेक भी किया था, और एक और भी गाना है आदि का उन्होंने रीमेक किया है, वो कौन सा गाना है, उस हवाले से भी बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और म्यूजिक हर किसी की जो है वो ज़रूरत है। जैसे हम दीगर फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, मुझे लगता है कि ये भी हमारी बड़ी एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, और किसी भी तरह की सिचुएशन में हम हो, मौसीकी से हमारा हमेशा से ताल्लुक रहता है, और अब तो डिफरेंट तरह की हमें जो है वो म्यूज़िक सुनने में आते हैं, और बहुत ज़्यादा रीमेक भी म्यूज़िक होते हैं, और बड़ा ही जो हमारी ऑडियंस है उसको पसंद करती है। नई यूथ में ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, और यूथ के हवाले से ही जो है वो एक बड़े ही यंग और उभरता हुआ नाम हमारे साथ मौजूद हैं, खानजादा आदि। उनसे मजीद बात करते हैं। आदि, जैसे कि आपने एक गाना सुनाया, दूसरा गाना भी आपका रीमेक हुआ था, वो आपने क्या थॉट प्रोसेस था, क्या सोच के उसी को सिलेक्ट किया, और फिर वो कैसे सफर स्टार्ट हुआ आपका दोबारा से? अच्छा, जब मेरे ये मामला हुए, स्ट्रेस से बाहर निकला, देन मैंने सोचा कि भाई हारी अब ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होगा। तो यू हैव टू डू समथिंग। हाँ जी, आई कैन डू इट। सो मैंने फिर अपनी जो वीक पॉइंट को अपनी पावर बनाया, देन मैंने सॉन्ग किया खान साहब नुसरत फतेह अली खान का, सोचता और इस हूँ। बार फैमिली की सपोर्ट थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, जब मैंने कहा ना, जब एक्चुअल में जब आप बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो फिर फैमिली कहती है भाई नहीं हल ऐसा इन्वेस्ट मंडेरी से वैसे। तो फिर बाबा ने कहा कि भाई ठीक है, आप अपना भी शौक पूरा करो, और लेकिन यह है कि आपने अपनी स्टडी को जो वो कंटिन्यू रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपनी स्टडी को भी देखा, और कॉन्सर्ट्स भी कर रहा हूँ। फिर मैंने ये इसकी रिकॉर्डिंग की दोबारा से, तकरीबन 7 साल के बाद दोबारा से फिर इन हुआ फील्ड में। तो मैंने एक सॉन्ग किया, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते। तो वही फिर वो सारी स्टोरी के हिसाब से वो उस पे फिट बैठ रहा था। तो वो मैंने तो लिरिक्स में कुछ चेंजेस की, या सेम वही लिरिक्स के साथ? लिरिक्स में चेंजिंग नहीं की, क्योंकि वो पोएट्री काफी ज्यादा अच्छी थी। हाँ जी, म्यूजिक में जो आजकल का स्टाइल चल रहा है, तो यूथ को देखते हुए, तो लाइक हम तो खान साहब की तरह नहीं गा सकते, वो तो एक मतलब उस्ताद हैं, मतलब ग्रेटेस्ट। हम डरते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है।
तो जाहिर सी बात है कि एक वो प्लेटफॉर्म है, मतलब आजकल हम मतलब यूथ में ना वो एक प्लेटफॉर्म है, तो उनको देख के जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक बेसिकली पुराने वक्त में जब कोई म्यूज़िक में आता था तो उनको क्लासेस की ज़रूरत होती थी, तो आजकल तो वो खासा नुसरत फ़तेह अली खान एक बेसिकली वो एक एकेडमी है, ठीक Exactly. है जी, तो उनको फिर फॉलो कर रहे हैं। देन फिर सजाद साहब जो बिल्कुल, वो तो आपके फेवरेट भी हैं। तो फिर मैंने ये इसको रिकॉर्ड किया, बाकी इंशाल्लाह से मेरे कुछ ट्रैक्स चल रहे हैं। तो फ्यूचर प्लान जी, क्या future है plans। वो कितना उसमें अभी कितना प्रोसेस हो गई हैं चीजें और कब तक लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अच्छा जी, मैंने आपको ये बताया था कि मेरे कुछ ट्रैक्स चल रहे हैं जिसमें कि एक गैंगस्टर सॉन्ग है, हाँ। जो कि मैंने बताना है कि अब मैं वीक नहीं रहा। आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट यस यस यस। सो मैंने फिर वो ट्रैक वो अभी मेरा रिलीज हो गया तकरीबन इसी मंथ में। अच्छा। तो वो मिस्टर बट स्टूडियो है, ओके। इधर फैसलाबाद में ही है, अहमद बिलाल साहब। तो बेसिकली उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो उन्होंने फिर मुझे एक दो ट्रैक्स जो अपने स्टूडियो की तरफ से कि भाई अगेन ये बंदा वापस आ रहा है, कहीं चले ना जाए दोबारा, ठीक है, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किए। हाँ। तो मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद फिर मुझे फैमिली से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट्स मिल रही हैं, बाबा मेरी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह से और इस उम्मीद सबके है। साथ स्टडी भी चल रही अल्हम्दुलिल्लाह है से। और सब चीजें हैं, मतलब हेल्थ इश्यूज अब नहीं है किसी No, तरह के, I'm और strong man। और अब जो है वो उसी की प्रोसेसिंग चल रही है जी, सारी जी, कि किस तरह से चीजें जो है वो जी। मजीद बढ़ सकती हैं। लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? लोगों का बहुत ज़बरदस्त, यानी कि जिन लोगों ने मुझे देखा था कि जिस हाल में मैं था, वो देख के वो हैरान हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, वो कह रहे हैं ये हो क्या रहा है। मैं कह रहा हूँ ये वो ही हो रहा है। चलें, बहुत अल्लाह करे कि आपकी जो कम बैक है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंशाल्लाह गोल्डन साबित हो और आप जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे कि आप बहुत ज्यादा कामयाबियां आमीन, समेटें। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने हमारे प्रोग्राम में आए, चार चांद लगाए और इतनी मजे की गपशप आपके साथ रही। जाते जाते ऑडियंस को क्या सुनाएंगे? जी, जो मेरा सॉन्ग अभी न्यूली मैंने जो रीमेक किया है खान साहब का, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, जो ठीक है। कि जिनका म्यूजिक मिस्टर भट्ट साहब ने दिया है, तो इंशाल्लाह से वो मैं सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल, वो आदि से सुनेंगे। और जितने भी ऑडियंस देख रही है उनको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और अपने वीकेंड को बहुत अच्छे से प्लान कीजिएगा और अल्लाह करे कि आपकी चेहरों की मुस्कुराहटें इसी तरह से बिखरी रहें। अल्लाह हाफिज। ओवर टू यू आदि।